लड़की को उम्मीद थी कि वह तुरंत प्रतिक्रिया देगा। उसने काफी जोर से उसे चुभोया था, इसलिए उसे लगा कि चार्ली उछलकर खड़ा हो जाएगा और दर्द की शिकायत करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल नहीं हिला। उसकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर लड़की चिढ़ गई और पेन से उसे और जोर जोर से चुभाने लगी। आखिरकार उसने इतनी ताकत से दबाया कि पेन की नोक सच में उसके हाथ के मांस में घुस गई। चार्ली ने शांत नजर से उसकी ओर देखा और सहजता से कहा कि अस्पताल में उसके दोस्त भी उसके साथ ऐसे ही खेल खेलना पसंद करते थे। लड़की उसे उलझन में घूरती रही, उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस अस्पताल की बात कर रहा है। साथ ही उसे अजीब सी झुंझलाहट भी हो रही थी कि उसके हाथ से खून धीरे धीरे निकलने के बावजूद चार्ली बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर उसने पूरी ताकत से दबाया था, फिर भी सामने बैठा यह लड़का ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर जब उसने पेन उसके हाथ से बाहर निकाला तो घाव से चमकता लाल खून तुरंत फूट पड़ा। जो उसने अभी किया था उससे डरकर लड़की चीख पड़ी और क्लासरूम से बाहर भाग गई। भागते समय चार्ली का थोड़ा सा खून उसके गाल पर भी छिटक गया था। इसी बीच एश्टन नाम का एक छात्र अपने बगल में बैठे जॉनसन की ओर झुककर मुस्कुराते हुए कुछ कहने लगा। उसके अनुसार उनका पसंदीदा क्लासमेट अभी अभी चार्ली द्वारा परेशान किया गया था। उसने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि स्कूल खत्म होने के बाद वे चार्ली को बाथरूम में घसीटकर ले जाएं। वहाँ एश्टन उसे पकड़कर रखेगा और जॉनसन आराम से उसकी पिटाई कर सकेगा। लेकिन जॉनसन ने अचानक उसे रोक दिया। गंभीर चेहरे के साथ उसने एश्टन से कहा कि आज चार्ली से उलझना मत, क्योंकि उस लड़के में कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। एश्टन उलझन में पड़ गया और अपने दोस्त से पूछने लगा कि क्या वह सच में इस कमजोर दिखने वाले लड़के से डर रहा है। उसी समय चार्ली उनके डेस्क के पास आ गया। शांत आवाज में उसने नए सहपाठियों से अपना परिचय दिया और सहजता से कहा कि उसे याद है वे लोग उसके साथ खेलना पसंद करते थे। एश्टन के हैरान होने के लिए जॉनसन तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। दुश्मनी दिखाने के बजाय उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चार्ली से ऐसे हाथ मिलाया जैसे शिष्टाचार से उसका स्वागत कर रहा हो। चार्ली ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि उसे याद है, उसने जॉनसन को पहले बस में देखा था। अब भी उलझन में पड़े एश्टन ने फिर अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह सच में इस कथित कमजोर आदमी से डर रहा है। कुछ ही देर बाद साहित्य की क्लास शुरू हो गई। शिक्षक ने सभी को याद दिलाया कि कल उन्होंने ओर्तो द रेड क्लिफ याद करने का होमवर्क दिया था। फिर उन्होंने पूछा कि आज कौन छात्र इसे सुनाने के लिए तैयार है। सभी छात्रों ने चुपचाप अपने डेस्क की ओर देखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि यह सख्त बूढ़ी शिक्षिका बहुत कठोर हो सकती हैं और कोई भी उस बदकिस्मत छात्र से ईर्ष्या नहीं करता था जिसे वह अगला बुलाने वाली थीं। कक्षा में नजर दौड़ाने के बाद शिक्षक ने आखिरकार चार्ली की ओर इशारा किया। उन्होंने उसे खड़े होने और दिया गया होमवर्क प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बाकी छात्रों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे जानते थे कि चार्ली आमतौर पर इस शिक्षिका से बहुत डरता है और कई लोगों को लगा कि खड़े होते ही वह डर के मारे जड़ हो जाएगा। लेकिन सबकी हैरानी के लिए चार्ली शांतिपूर्वक अपनी सीट से उठ गया। बिना किसी झिझक के उसने बस इतना कहा कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। उसका सीधा जवाब सुनकर शिक्षिका पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। सभी छात्र महसूस कर सकते थे कि चार्ली और शिक्षिका के बीच एक भारी और अजीब सा तनाव फैल गया है। क्लासरूम का माहौल अचानक असहज हो गया। कमरे में बेचैनी फैल गई।
तभी चार्ली हल्का सा मुस्कुराया और विनम्रता से पूछा कि क्या वह अब बैठ सकता है, क्योंकि वह अपना जवाब दे चुका है। उस शांत मुस्कान ने शिक्षिका की रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ा दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा कि वह अपनी सीट पर बैठ सकता है। छात्र पूरी तरह हैरान थे। यह शिक्षिका, जो आमतौर पर सख्त और माफ न करने वाली होती थीं, उन्होंने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। कुछ समय बाद साहित्य की क्लास आखिरकार खत्म हो गई। इसके बाद चार्ली क्लासरूम की दीवार के पास गया, जहां एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा हुआ था। वह जिज्ञासा से उसे देख ही रहा था कि एश्टन उसके पास आकर बोला कि आज वह बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। एश्टन ने पूछा कि आखिर चार्ली ने पहले जॉनसन को कैसे डरा दिया और क्लास में उस सख्त शिक्षिका को भी कैसे चकमा दे दिया। चार्ली ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। यह देखकर एश्टन चिढ़ गया और उसने चार्ली की कॉलर पकड़कर झटके से पूछा कि क्या वह सच में उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रहा है। चार्ली ने शांतिपूर्वक समझाया कि बिजली की धारा मानव शरीर को उत्तेजित कर सकती है और उसे और मजबूत बना सकती है। उसने कहा कि वह सॉकेट में एक चाबी डालकर बिजली से कल्टीवेशन करने की योजना बना रहा है। यह अजीब बात सुनकर एश्टन डर के मारे उसे घूरने लगा और जोर से चिल्लाया कि क्या चार्ली पूरी तरह पागल हो गया है। लेकिन चार्ली ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बिना झिझक के उसने शांतिपूर्वक चाबी को इलेक्ट्रिक सॉकेट में घुसा दिया। एक शक्तिशाली बिजली का झटका तुरंत चार्ली के शरीर में दौड़ गया। अचानक उठी यह धारा एश्टन तक भी पहुंच गई, जो अभी भी चार्ली के कंधे को पकड़े हुए था। उसी समय एक और सहपाठी वहां आया और बिना समझे एश्टन के कंधे को छू लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, वह भी बिजली के झटके की चपेट में आ गया। जल्द ही बाकी जिज्ञासु छात्र भी उन्हें देखकर पास आने लगे। एक एक करके वे एक दूसरे को छूने लगे और अनजाने में एक चेन रिएक्शन बन गया। कुछ ही सेकंड में बिजली पूरे समूह में फैल गई और सभी छात्रों को एक साथ झटका लग गया। थोड़ी देर बाद चार्ली ने शांतिपूर्वक सॉकेट से चाबी निकाल ली। सोचते हुए चेहरे के साथ उसने कहा कि बिजली की धारा कुछ कमजोर लग रही थी, इसलिए कल्टीवेशन का असर भी काफी कम था। जब वह आखिरकार पीछे मुड़कर देखने लगा तो सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। उसके सभी सहपाठी जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर जलने के निशान थे और उनके मुंह के पास धीरे धीरे सफेद झाग बनने लगा था। शुरू में उसने बस यही सोचा कि शायद स्कूल का लंबा और थका देने वाला दिन होने की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे। उसकी नज़र से तो बस ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सहपाठी बेहद थके हुए हों और खुद को ज्यादा धकेलने के बाद आखिरकार सो गए हों। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें परेशान न करना ही बेहतर होगा। जब वे आराम कर रहे थे, वह कैजुअली उठकर वॉशरूम की तरफ चल पड़ा, सोचते हुए कि अगली क्लास शुरू होने से पहले वह भी अपना काम निपटा ले। उधर दूसरी तरफ अगला पीरियड भी करीब आ रहा था। ट्रिगोनोमेट्री के टीचर तेज कदमों से क्लासरूम की गलियारे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें यह विषय पढ़ाना सच में बहुत पसंद था और वह छात्रों को दिखाने के लिए उत्साहित थे कि ट्रिगोनोमेट्री कितनी खूबसूरत और दिलचस्प हो सकती है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, उनका सारा उत्साह पल भर में गायब हो गया। सामने का नजारा देखकर वह वहीं जम गए। छात्र फर्श पर बिखरे पड़े थे, पूरी तरह बेहोश। यह डरावना दृश्य देखकर उनके मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। घबराकर उन्होंने तुरंत फोन उठाया और एम्बुलेंस बुला ली। उनकी आवाज कांप रही थी जब वह बता रहे थे कि सारे छात्र फर्श पर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे और जो कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था।
फोन करने के थोड़ी ही देर बाद पूरे कैंपस में सायरन की आवाज गूंजने लगी, क्योंकि कई एम्बुलेंस तेजी से स्कूल के गेट से अंदर आईं और बिल्डिंग के पास आकर रुक गईं। चार्ली खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था और इमरजेंसी गाड़ियों को आते हुए देख रहा था। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि शायद उसके सहपाठी बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पूरी तरह थक गए होंगे, इसलिए एम्बुलेंस आई है। फिर भी इस पूरी स्थिति में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। माहौल अचानक ऐसा हो गया था कि स्कूल उसे थोड़ा डरावना और अजीब लगने लगा, जैसे कोई अनजानी बेचैनी हवा में फैली हो। जल्द ही यह खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। छात्र आपस में फुसफुसाते हुए उस चौंकाने वाली घटना की बात करने लगे। दूसरे ग्रुप के सभी लोगों को करंट लग गया था, सिवाय उस एक छात्र के जो ठीक उसी समय वॉशरूम में था। इसके बाद अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ छात्रों का कहना था कि वही पूरा ग्रुप उस अकेले बचे छात्र को पहले बुली किया करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल सही सलामत बच गया, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसी दिन बाद में चार्ली स्कूल के पास बने छोटे से पार्क में टहल रहा था। तभी अचानक उसने पीछे एक बड़े पेड़ के पास से किसी को धीरे से उसका नाम पुकारते हुए सुना। जिज्ञासा में वह थोड़ा पास गया और पेड़ के पीछे झांककर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई। उसने थोड़ा अटपटे अंदाज में समझाया कि फिलहाल वह वही इंसान है जो अभी चार्ली के शरीर के अंदर रह रहा है। यह कहने के बाद लड़की धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आई। वह आंख मिलाने से बच रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे वह यह कहने में झिझक रही हो कि वह यहाँ क्यों आई है। चार्ली ने सिर थोड़ा तिरछा किया और शांत स्वर में पूछा कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। लड़की हिचकिचाई, साफ दिख रहा था कि वह बहुत शर्मिंदा थी और तुरंत जवाब नहीं दे पा रही थी। अपने पीछे वह चुपके से एक लिफाफा पकड़े हुई थी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अचानक कोई वहां आया और उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया। वह स्कूल का कुख्यात बुली टेरेंस था और उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। मजाक उड़ाते हुए मुस्कान के साथ उसने लिफाफा हवा में लहराया और लड़की से पूछा कि क्या उसने चार्ली के लिए लव लेटर लिखा है। लड़की तुरंत मुड़ी, साफ तौर पर परेशान थी, और उसने टेरेंस से तुरंत वह चिट्ठी वापस देने की मांग की। लेकिन टेरेंस ने हाथ ऊपर उठा लिया और लिफाफा उसकी पहुंच से बहुत दूर कर दिया। हंसते हुए उसने मजाक किया कि लगता है चार्ली अचानक इतना शानदार हो गया है कि अब लड़कियां उसे प्यार का इजहार करने लगी हैं। लड़की की आंखों में तुरंत आंसू भर आए जब वह बेबस होकर ऊपर देखने लगी। कांपती आवाज में उसने टेरेंस से विनती की कि कृपया वह लिफाफा उसे वापस दे दे। अगले ही पल चार्ली अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ा और बिना किसी मेहनत के टेरेंस के हाथ से लिफाफा छीन लिया। लिफाफा मजबूती से पकड़कर चार्ली ने टेरेंस की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा कि उसे क्यों लगता है कि किसी और की चीज छीन लेना ठीक है। टेरेंस का चेहरा गुस्से से तिरछा हो गया। उसने अविश्वास से चार्ली को घूरते हुए पूछा कि क्या उसने सच में उसकी हाथ से कुछ छीनने की हिम्मत की है। धमकी भरी मुस्कान के साथ टेरेंस बोला कि अगर चार्ली अभी सबके सामने यह चिट्ठी जोर से पढ़ दे तो वह बड़ी मेहरबानी करके आज उसे नहीं छुएगा। चार्ली ने उस धमकी को नजरअंदाज किया और लड़की के पास चला गया। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह सच में चाहती है कि वह यह चिट्ठी पढ़े, लेकिन लड़की ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। चार्ली ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि अगर वह नहीं चाहती कि चिट्ठी पढ़ी जाए तो वह नहीं पढ़ेगा। उसकी भावनाएं उनके मजाक से ज्यादा मायने रखती हैं। लड़की कुछ और कह पाती उससे पहले ही टेरेंस ने अचानक चार्ली के पीछे वाले पेड़ पर जोर से मुक्का मार दिया, जिसकी आवाज पूरे पार्क में गूंज गई।
उसने चार्ली को घूरते हुए कहा कि वह अभी अभी जो बोला है उसे दोबारा दोहराए। उसकी आवाज में साफ धमकी भरी हुई थी। चार्ली ने धीरे से नजर उठाई और देखा कि टेरेंस के मुक्के से पेड़ के तने में गहरा निशान पड़ गया था। तनाव से डरकर लड़की नीचे झुक गई और रोने लगी। उसने चार्ली से विनती की कि वह बस चिट्ठी पढ़ दे ताकि वे गुंडे उसे न मारें। लेकिन चार्ली ने शांत स्वर में कहा कि वे लोग उसे वैसे भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उनकी बात मानने की कोई वजह नहीं है। टेरेंस ने जबरदस्ती मुस्कान निकालने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मविश्वास से ज्यादा घबराहट भरी लग रही थी। उसने धीरे से चार्ली से कहा कि वह अभी जो बोला है उसे फिर से दोहराए। टेरेंस का एक दोस्त जल्दी से उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि बेवकूफी की बातें बंद करे और मामला और न बढ़ाए। जवाब देने के बजाय चार्ली चुपचाप आगे बढ़ा और उसी जगह पेड़ पर मुक्का मारा जहां टेरेंस ने मारा था। नतीजा चौंकाने वाला था। जोरदार चटकने की आवाज के साथ पूरा पेड़ बीच से फट गया और जमीन पर गिर पड़ा। टेरेंस और उसके दोस्त डर के मारे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देख लिया। उसी समय मैदान में यह सब देख रहे एक छात्र ने जल्दी से स्कूल में वापस जाकर पीटी टीचर को बताया कि बुली टेरेंस फिर से दूसरे ग्रुप के चार्ली को घेर रहा है। यह सुनते ही टीचर तुरंत स्कूल के बाहर की ओर दौड़ पड़े, यह ठानकर कि आज वह उस बुली को ठीक से सबक सिखाएंगे। कुछ जिज्ञासु छात्र भी उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन जब वे पार्क पहुंचे तो हैरान रह गए। टेरेंस पेड़ से सटा कांप रहा था और उसके दोस्त चार्ली के सामने सम्मान से झुक रहे थे। चार्ली ने शांत स्वर में उस बुली से कहा कि दूसरों की चीजें छीनना गलत है और उसे ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। पूरी तरह हिल चुके टेरेंस के पास बस सिर हिलाने और चार्ली की बातों को घबराते हुए दोहराने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी नजर टूटे हुए पेड़ के अवशेषों पर पड़ी और उसके सीने में डर बैठते ही उसका शरीर फिर कांपने लगा। चार्ली ने लिफाफे से हल्के से टेरेंस के गाल पर थपथपाया और आराम से कहा कि वह बहुत पीला लग रहा है, शायद उसे जल्दी कुछ खा लेना चाहिए। टेरेंस ने सिर झुका लिया और बुदबुदाया कि वह तुरंत घर जाएगा और अब से हमेशा जल्दी घर लौटेगा। जो टीचर वहां पहुंचे थे वे यह सब देखकर स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। उन्होंने पास खड़े छात्रों की ओर मुड़कर पूछा कि कहीं उन्होंने जो हुआ है उसे गलत तो नहीं समझ लिया, लेकिन लड़कियों ने मजबूती से सिर हिलाकर ना कह दिया। सब कुछ शांत होने के बाद चार्ली लड़की के पास गया और धीरे से लिफाफा वापस उसके हाथों में रख दिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने धीरे से कबूल किया कि वह चिट्ठी हमेशा से चार्ली के लिए ही लिखी गई थी। चार्ली ने थोड़ा सोचा। जैस्पर ने कभी उसे बताया था कि लव लेटर अक्सर गुलाबी लिफाफों में रखे जाते हैं और तब दिए जाते हैं जब कोई अपने दिल की बात कहना चाहता है। हिम्मत जुटाकर लड़की ने कबूल किया कि उसे सच में चार्ली पसंद है और घबराते हुए पूछा कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। चार्ली ने बस इतना कहा कि उसे इससे खास फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने आसमान की ओर देखा और आराम से कहा कि उसकी पूरी जिंदगी तो साधना के लिए ही समर्पित है। यह अजीब जवाब सुनकर लड़की अचानक मुड़ी और जल्दी से भागते हुए चिल्लाई कि उसने अपना मन बदल लिया है। चार्ली को जैस्पर की एक बात याद आई कि कई लड़कियां हैरान कर देने वाली तरह से जल्दी अपना मन बदल लेती हैं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या थी। आखिरकार उसने कंधे उचका दिए, सोचते हुए कि शायद वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, और धीरे धीरे वहां से चल दिया।
चलते हुए उसके दिमाग में असली चार्ली की यादें थोड़ी देर के लिए उभर आईं। असली चार्ली को प्यारी चीजें पसंद थीं। वह शारीरिक रूप से कमजोर था और अक्सर लोग उसे चिढ़ाते हुए लड़की जैसा कहते थे। लेकिन वह लड़की हमेशा अलग रही थी। उसने कभी भी दूसरों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे नरम दिल और प्यारा समझती थी। चार्ली काफी समय से चुपचाप उसे पसंद करता था, उम्मीद करता था कि एक दिन वह हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह सकेगा और उसे अपना पहला प्यार बना सकेगा। उसने एक बार मन ही मन तय कर लिया था कि अगर वह लड़की उसकी तरफ बस एक कदम भी बढ़ाएगी तो वह तुरंत अपने सारे जज्बात कबूल कर लेगा। लेकिन अब उसके शरीर के अंदर कोई और रह रहा था और किस्मत के इस अजीब मोड़ की वजह से उस लड़की के साथ उसका रिश्ता शुरुआत से ही खत्म होने के लिए तय हो चुका था। इस बीच दूसरे ग्रुप के सभी छात्रों को एक एक करके इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचा दिया गया था। एम्बुलेंस की सायरन पूरे शहर में गूंज रही थी और डॉक्टर इस अचानक आई स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के छात्र आखिर सोचते क्या हैं। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय ये लोग जाने कैसे इतने लापरवाह और खतरनाक कामों में फंस जाते हैं। चोटों की हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत नर्स को छात्रों के कपड़े काटने का आदेश दिया। समय बिल्कुल भी बर्बाद करने का मौका नहीं था। कई छात्रों को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। अचानक एश्टन घबराकर चिल्लाने लगा कि उसके कपड़े बिल्कुल नहीं काटे जा सकते। वह चिल्लाकर कह रहा था कि ये बहुत महंगे हैं और इन्हें खरीदने के लिए उसने पूरे 1 महीने तक बर्तन धोकर पैसे जमा किए थे। लेकिन उसकी ये शिकायत ज्यादा देर नहीं चली। दर्द इतना बढ़ गया कि वह और विरोध ही नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में उसकी चेतना फिर से धुंधली पड़ गई और वह दोबारा बेहोश हो गया। डॉक्टर ने झुंझलाकर सिर हिला दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ बच्चे अपनी सुरक्षा और जान से ज्यादा महंगे कपड़ों की चिंता कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सभी घायल छात्रों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सर्जरी खत्म होने के बाद उन्हें रिकवरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वे आराम कर सकें और ताकत वापस पा सकें। लड़के दर्द से कराहते हुए वहां पड़े थे। उनके शरीर पर बिजली के जलने के दर्दनाक निशान थे और जरा सा हिलने पर भी उनके मुंह से दर्द की आवाज निकल जाती थी। उनमें से कुछ अभी भी उलझन में थे और ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। आखिर में एश्टन ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। धीरे धीरे लड़कों की यादें वापस आने लगीं। उन्हें याद आया कि शॉक तब लगा था जब वे सब एक साथ एश्टन को पकड़ बैठे थे। यह सुनते ही एश्टन तुरंत चिल्लाकर बोला कि इसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। उसने समझाया कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने चार्ली को छुआ था, जो बिजली के सॉकेट में चाबी डालने ही वाला था। एश्टन ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चार्ली सच में इतनी बेवकूफ़ी कर देगा। तभी किसी को अचानक एक अजीब बात याद आई। हादसे के बाद से उन्होंने अस्पताल में कहीं भी चार्ली को नहीं देखा था। एश्टन ने सोचा कि शायद चार्ली आईसीयू में होगा। आखिर अगर सिर्फ उसे पकड़ने से ही उनकी ये हालत हो गई तो सबसे पहले झटका खाने वाला चार्ली जरूर सबसे ज्यादा घायल हुआ होगा। लड़कों में से एक ने घबराते हुए कहा कि शायद चार्ली इस हादसे में बचा ही नहीं होगा। ये बात सुनते ही कमरे में अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। अजीब बात ये थी कि उनमें से कुछ को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि अगर चार्ली नहीं रहा तो क्लास में उन्हें तंग करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तभी अचानक उनके अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़कों ने सोचा शायद कोई नर्स राउंड पर आई होगी या फिर उनके माता पिता में से कोई मिलने आया होगा। लेकिन जब दरवाजा धीरे धीरे खुला तो वहां नर्स नहीं थी।
उसकी जगह चार्ली शांत चेहरे के साथ दरवाजे से अंदर झांक रहा था। जैसे ही उनके सहपाठियों ने उसे बिल्कुल ठीक हालत में खड़ा देखा, उनके चेहरे हैरानी और अविश्वास से सफेद पड़ गए। चार्ली ने आराम से कहा कि उसने सुना था कि वे लोग इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे कि अस्पताल तक पहुंच गए, इसलिए वह उन्हें देखने आ गया। लड़के उसे घूरते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चार्ली जिंदा है और ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चार्ली हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वह उनके लिए कुछ स्नैक्स भी लाया है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। वह एश्टन के पास गया और उसे सॉसेज और दूध देने लगा, लेकिन एश्टन जिद में बोला कि ये सब वह खुद ही रख ले। एश्टन बड़बड़ाया कि उसे चार्ली की कोई दया नहीं चाहिए। तभी जॉनसन जल्दी से आगे आया और चार्ली से माफी मांगते हुए बोला कि एश्टन को सही तरीके से व्यवहार करना ही नहीं आता। अचानक उनके एक सहपाठी ने उत्साहित होकर कहा कि सब लोग अपने फोन निकालो और स्कूल की ऑनलाइन कम्युनिटी पेज देखो। लगता था कि किसी ने उनके ग्रुप लीडर के बारे में ऑनलाइन कुछ चौंकाने वाली चीज पोस्ट की थी। जब लड़कों ने फोन देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर तस्वीरें थीं जिनमें चार्ली डरे हुए टेरेंस को पेड़ के साथ दबाकर पकड़े हुए था। ये सब देखकर एश्टन तुरंत समझ गया कि अब उसे अपना रवैया बदलना होगा। उसने अजीब सी झिझक के साथ चार्ली को मिलने आने और खाना लाने के लिए धन्यवाद कहा। इसी बीच उसी अस्पताल की छत पर मनोचिकित्सा वार्ड का एक मरीज अकेला किनारे पर खड़ा था। वह नीचे फैले शहर को देख रहा था और चुपचाप अपनी बदहाल जिंदगी के रास्ते के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले की दर्दनाक याद घूम गई। उसकी पत्नी उसके कमरे में आई थी और सीधे उसके चेहरे पर तलाक के कागज फेंक दिए थे। उसने पहले ही नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था और ठंडे लहजे में कहा था कि वह जल्दी से दस्तावेजों पर साइन कर दे, क्योंकि वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वह उसके मरने तक इंतजार भी क्यों नहीं कर सकती। उसे तो जरा भी शर्म नहीं आई कि वह अपने नए प्रेमी को उसके सामने ही ले आई। आंखों में आंसू भरकर वह आदमी आगे बढ़ा और छत से कूद गया। 10 साल की शादी के बाद उसे लगा कि उसकी पत्नी के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची थी। उधर अस्पताल के कमरे में दूसरे ग्रुप के लड़के बात करते रहे। अचानक चार्ली के सहपाठियों ने उससे पूछा कि क्या उसने सच में टेरेंस के सामने एक पेड़ तोड़ दिया था। चार्ली ने आराम से वार्ड की खिड़की के बाहर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो पेड़ उसने तोड़ा था उसका आकार लगभग ऐसा ही था। जैसे ही चार्ली ने खिड़की खोलकर उसे और साफ दिखाने की कोशिश की, तभी छत से कूदने वाला आदमी अचानक सीधे उसकी तरफ गिरता हुआ आ गया। नीचे सड़क पर खड़े लोग यह देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने इतना भयानक दृश्य हो रहा है। उसी पल चार्ली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह तुरंत मुड़ा और खुली खिड़की की तरफ देखने लगा। सबकी हैरानी के बीच उसने ठीक समय पर गिरते हुए आदमी की बाह पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरने से रोक दिया। फिर हैरान कर देने वाली ताकत के साथ चार्ली ने उस आदमी को ऊपर खींचा और खिड़की के रास्ते उसे कमरे के अंदर ले आया। लड़के अविश्वास से उसे देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चार्ली ने सिर्फ एक हाथ से एक बड़े आदमी को खिड़की के अंदर कैसे खींच लिया। चार्ली ने कांपते हुए उस आदमी को देखा और शांत स्वर में पूछा कि उसने कूदने का फैसला क्यों किया। उस आदमी ने उल्टा उससे ही पूछ लिया कि चार्ली ने उसे बचाने की जरूरत क्यों समझी। उस अजनबी ने बताया कि उसे लाइलाज बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
उसकी पत्नी ने एक जवान प्रेमी ढूंढ लिया और उसे तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर किया। चार्ली ने थोड़ा सोचा और कहा कि निर्देशक हमेशा कहते हैं कि कभी कभी बस दिल खोलकर रो लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है। ये साधारण से शब्द सुनते ही वह आदमी अचानक चार्ली के पैर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय एक डॉक्टर और कई कर्मचारी वार्ड में दौड़ते हुए आए। वे यह देखकर हैरान थे कि गिरने वाला मरीज सच में बच गया था। उन्होंने तुरंत चार्ली से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया, जबकि कर्मचारी धीरे धीरे उस बचाए गए आदमी को वहां से ले गए। तभी चार्ली के सहपाठियों ने एक डरावनी बात देखी, उसके हाथ से खून टपक रहा था। तभी चार्ली को एहसास हुआ कि आदमी को खींचते वक्त उसकी बांह टूट गई थी। लड़के हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बांह टूटने के बावजूद चार्ली इतना शांत कैसे रह सकता है। चार्ली ने बस डॉक्टर से कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसे पहले भी ऐसी चोट लग चुकी है और शायद यह जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर और कर्मचारी एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक किशोर इतनी गंभीर चोट को इतनी हल्के में कैसे ले सकता है। फिर भी वे उसकी बांह की हालत को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। चार्ली जिद करके कहता रहा कि यह बस साधारण फ्रैक्चर है और एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्द सहने से उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। उसने धीरे से यह भी कहा कि ऐसे मेडिकल कमरे का माहौल उसे अजीब तरह से बहुत परिचित लगता है। डॉक्टर ने सोचा कि शायद ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से लड़के की वास्तविकता समझने की क्षमता प्रभावित हो गई है। चार्ली ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि उसके पास एनेस्थीसिया के पैसे देने के लिए सच में पैसे नहीं हैं। उसने दोहराया कि उसके पास इतने महंगे इलाज के पैसे नहीं हैं और उन्हें उस पर महंगी दवा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नर्स ने शांत स्वर में बताया कि एनेस्थीसिया पहले ही दे दिया गया है। चार्ली आखिरी बार कुछ कहना चाहता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दवा का असर तेजी से होने लगा और उसकी आवाज धीमी पड़ती गई, फिर वह नींद में डूब गया। उसी समय सिस्टम ने चुपचाप उसे बताया कि उसने मिशन शानदार तरीके से पूरा कर लिया है और अब समय आ गया है कि वह इस जगह को छोड़कर अपने असली शरीर में वापस लौट जाए। 3 सेकंड बाद लेवी अचानक ऐसे अपने असली शरीर में वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जास्पर तुरंत उसके पास झुक गया, चेहरे पर साफ जिज्ञासा थी और बार बार पूछने लगा कि उसके दिमाग में जो अजीब आवाज थी वो उसे क्या बता रही थी। लेवी ने उलझन भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ देखा। साफ लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ और सब कुछ अचानक फिर से सामान्य क्यों लग रहा है। उसने जास्पर की तरफ देखा और शक भरे अंदाज में पूछा कि क्या वो सच में सुनना चाहता है कि उसके दिमाग के अंदर वो पागल आवाज इतने समय से क्या बोल रही थी। फिर लेवी ने आराम से बताया कि उस आवाज का दावा था कि उसे कहीं और भेज दिया गया था और वो एक बीमार सा बच्चा बन गया था जो औरतों का पायजामा पहनकर घूमता था। उधर चार्ली भी अपने असली शरीर में वापस आ चुका था। सर्जरी के बाद वो अस्पताल में आराम कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसकी मां उससे मिलने आ गई। कुछ देर बाद चार्ली धीरे धीरे जागा, उलझन में पलकें झपकाते हुए ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ है और उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो तुरंत रो पड़ा और जोर से अपनी मां को मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ समय बीतने के बाद और हालत थोड़ी बेहतर होने पर असली चार्ली आखिरकार फिर से स्कूल लौट आया।
लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी मां कार पार्क करने के बाद भी उसके साथ अंदर नहीं आई है, वो बहुत घबरा गया। वो बिल्कुल भी अकेले स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता था। जब उसने घबराते हुए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखा तो अचानक वहीं रुक गया। उसके सामने छात्रों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी और सबसे आगे स्कूल का सबसे डरावना गुंडा टेरेंस। डर से चार्ली का पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, क्योंकि वो सोचने लगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी कुछ बिल्कुल अनपेक्षित हुआ। एक एक करके सभी छात्र अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और उसे सम्मान से अपना बॉस कहकर अभिवादन करने लगे। उसी समय स्कूल के लाउडस्पीकर से एक घोषणा हुई जिसमें चार्ली नाम के छात्र का धन्यवाद किया गया, क्योंकि हाल की घटना में उसने बहादुरी दिखाकर लोगों की जान बचाई थी। थोड़ी दूरी पर वो लड़की जो कभी उसे प्रेम पत्र देना चाहती थी, पेड़ के पीछे से चुपचाप सब देख रही थी। जब उसने देखा कि चार्ली अचानक स्कूल में एक लेजेंड बन गया है, तो उसे लगा कि वो अब बस एक साधारण लड़की है जो कभी उसके बराबर नहीं हो सकती। इसी बीच दृश्य बदलकर एक खास यूनिट के मुख्यालय में चला गया, जहां मौजूद लोगों के बीच तीखी बहस चल रही थी। सुप्रीम डेस्ट एकेडमी का 9वें रैंक का योद्धा लूही दृढ़ता से कह रहा था कि ये अफवाहें असंभव हैं और ये बात कि दानव अचानक ज्यादा समझदार हो रहे हैं पूरी तरह बेतुकी लगती है। लेकिन मान हायर एकेडमी का 9वें रैंक का योद्धा दाओइंग तर्क दे रहा था कि अगर दानव सच में ज्यादा बुद्धिमान होने लगे तो इंसानियत खुद ही खत्म होने के खतरे में पड़ सकती है। उसने तो कड़वे मजाक में ये भी कह दिया कि अब मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग घर जाएं, अपने काम निपटाएं और सुसाइड नोट लिख लें। मेज के सिर पर बैठे आदमी ने तुरंत कहा कि ऐसा मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हायर एकेडमी ऑफ डॉक्टर्स का एक और 9वें रैंक का योद्धा सेज शांत स्वर में बोला कि उसे समझ नहीं आता कि सब लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं। राक्षस थोड़े ज्यादा समझदार हो जाएं तो भी उन्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेज के सिर पर बैठे आदमी ने अचानक जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा कि ये अब कोई अंदाजा नहीं है, ये पहले ही साबित हो चुका सच है। सबसे ऊंचे बौद्ध अकादमी का 9वें रैंक का योद्धा मास्टर उमर शांत स्वर में बोला कि जो लोग डरते हैं उन्हें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दया उन्हीं की होती है जो डर को समझते हैं। लेकिन उस आदमी ने तेजी से उसे चुप रहने का आदेश दिया। उसने समझाया कि अगर दानवों की बुद्धि सच में बढ़ गई है तो समान रैंक के दानव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि पूरा शहर गंभीर खतरे में पड़ सकता है। सेज ने धीरे से जोड़ा कि उन्होंने पहले ही आसपास के इलाकों को चेतावनी देने के लिए अलर्ट भेज दिया है। दाओइंग ने कंधे उचकाते हुए कहा कि निचले रैंक के योद्धा ऐसे खतरे से नहीं निपट पाएंगे, इसलिए शायद उनके जैसे बूढ़ों को ही ये काम करना चाहिए। आखिर बोरियत से मरने से तो लड़ते हुए मरना बेहतर है। वो अपनी बात आगे बढ़ाता, उससे पहले ही उस आदमी ने अचानक हाथ उठाया और उसकी तरफ एक छोटा सा लाइट स्पेल छोड़ दिया, जिससे बातचीत वहीं रुक गई। उस आदमी को वन आई के नाम से जाना जाता था। वो शहर की स्पेशल यूनिट का सबसे ताकतवर सदस्य और एक राष्ट्रीय स्तर का योद्धा था। शांत स्वर में उसने चेतावनी दी कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द ही शहर में और योद्धा दिखाई दें। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में मनोरोग अस्पताल के डायरेक्टर के ऑफिस में एक खुशहाल जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। डायरेक्टर बहुत खुश था कि इतने सारे नर्स और कर्मचारी इस जश्न में आए थे। सबने उसे दिल से बधाई दी, लंबी उम्र की कामना की और कहा कि वो सबसे अच्छे बॉस हैं जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया है।
शॉन ने हल्के से अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो एक साधारण सी जन्मदिन की इच्छा करेगा कि आज का बाकी दिन शांति से और बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक कर्मचारी घबराया हुआ ऑफिस में घुसा और चिल्लाकर बताया कि कमरे 666 के मरीजों ने हड़ताल शुरू कर दी है और दूसरे मरीजों को भी साथ आने के लिए मना रहे हैं। जल्दी ही साफ हो गया कि इस बगावत की अगुवाई लेवी और जैस्पर कर रहे थे, हाथ में खुद बनाए पोस्टर लहराते हुए और जोर जोर से अस्पताल स्टाफ से कुछ मांग कर रहे थे। कुछ दूसरे मरीज तो उन्हें अजीब अजीब चीजें चढ़ावे की तरह देने भी लगे, सोचते हुए कि शायद लड़कों को इन चीजों की जरूरत होगी। लेकिन लेवी और जैस्पर ने तुरंत उन तोहफों को ठुकरा दिया और कहा कि ये वो चीजें नहीं हैं जो वो मांग रहे हैं। हंगामा सुनकर आखिरकार डायरेक्टर खुद कॉरिडोर में बाहर आया, यह देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। लड़कों ने गर्व से अपने पोस्टर ऊपर उठाए और उन पर उंगली रखकर जोर दिया कि अस्पताल को बिल्कुल वही चीज देनी होगी जो वहां लिखी हुई है। डायरेक्टर ने सिर हिलाकर उनकी मांग ठुकरा दी, जिस पर लेवी और जैस्पर ने एक दूसरे की तरफ समझदारी भरी नजर से देखा। बिना कुछ कहे वे अचानक फर्श पर गिर पड़े और जोर जोर से वही चीज मांगने लगे जो उनके पोस्टर पर लिखी थी। थका हुआ डायरेक्टर कुछ पल के लिए आंखें बंद करके आह भरते हुए बोला कि गोदाम से जो भी वो चीज है निकालकर लड़कों को दे दो। लेकिन दिक्कत ये थी कि कर्मचारियों को खुद ही नहीं पता था कि उन्हें लाना क्या है। कुछ ही देर में वार्ड में 100 किलो के कई भारी डंबल और एक पंचिंग बैग लाकर रख दिए गए। मरीज अपने नए ट्रेनिंग उपकरण देखकर बेहद खुश हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में पंचिंग बैग पहले ही फट चुका था और उसका सारा भराव फर्श पर बिखर गया था। यहाँ तक कि भारी डंबल भी ऐसे मुड़ गए थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्त ताकत से मारा हो। इस तबाही के बावजूद मरीज बहुत खुश थे। वे गर्व से कहने लगे कि इस ट्रेनिंग की वजह से वे अब असली योद्धाओं के स्तर तक पहुंच चुके हैं। उधर कहानी फिर से बदलती है, इस बार शहर की अंधेरी सीवर सुरंगों में, जहां योद्धाओं और राक्षसी चूहों की भीड़ के बीच एक भयानक लड़ाई चल रही थी। उनमें से एक योद्धा पूरी ताकत से लड़ते हुए प्रार्थना कर रहा था, आसमान से विनती करते हुए कि उसे इस लड़ाई से बच निकलने की ताकत मिल जाए। उसने तुरंत कई जादुई स्क्रॉल निकाले और फैसला किया कि तीनों को एक साथ सक्रिय करेगा, जिससे शक्तिशाली आग के जादू निकल पड़े। जलती हुई ये ताकतवर हमले जल्दी ही दूसरे रैंक के राक्षस मॉर्निंग डॉग पर जा गिरे। वो दानव बेहद विशाल था, सामने खड़े योद्धाओं से लगभग 50 गुना बड़ा, और उसकी चमकती लाल आंखें उन्हें डरावनी नजर से घूर रही थीं। तभी सीलन ने फर्स्ट फॉर्म येलो पिल ट्रिपल बूस्ट नाम की सपोर्ट तकनीक सक्रिय की, जिससे उसने अपने एक साथी की ताकत बढ़ाई और उसे हमला करने के लिए कहा। उस युवा योद्धा ने सिर हिलाया और स्वॉर्ड ऑफ इनएक्शन नाम की तकनीक का उपयोग किया। कुछ ही पल बाद चमकती हुई तलवार आगे बढ़ी और राक्षसी कुत्ते के कंधे में गहराई तक धंस गई। लेकिन इस चोट से दानव और ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने योद्धाओं पर और भी भयानक हमला करने की तैयारी कर ली। अपने साथी को खतरे में देखकर बाकी योद्धा आगे दौड़ पड़े और चिल्लाकर बोले कि वे सब मिलकर लड़ेंगे। उनमें से एक ने प्रार्थना की माला उठाई और गोल्डन बॉडी ऑफ द अर्होत नाम का जादू सक्रिय किया, जिससे उसके साथियों के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षात्मक ढाल बन गई। ये देखकर राक्षसी कुत्ते ने अपने नुकीले दांत दिखाए और खतरनाक तरीके से गुर्राने लगा। फिर उस राक्षस ने अपना विशाल पंजा उठाया और योद्धाओं पर जबरदस्त वार करने की तैयारी की। एक ही भयानक वार में उसने सीलना को जोर से किनारे फेंक दिया। वो जोर से सीवर की दीवार से टकराई और तुरंत उसके मुंह से खून निकल आया। योद्धा सदमे में उसे देखते रह गए,
क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि दानव ने जानबूझकर सबसे पहले उनके हीलर को निशाना बनाया था। उसी पल उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण दानव नहीं है, और उनमें से एक ने तुरंत बाकी साथियों को सीलना को युद्धभूमि से दूर ले जाने का आदेश दिया। आदेश देने के बाद उसने एक और जादू बुलाया और फिर से दानव की तरफ दौड़ पड़ा। उधर सुरक्षात्मक ढाल बनाए रखने वाला योद्धा महसूस कर रहा था कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है, और वो जानता था कि वो इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाएगा। दानव ने तुरंत उसकी कमजोरी महसूस कर ली। अब तक वह जैसे अपने दुश्मनों को परखते हुए खुद को रोककर रखे हुए था, लेकिन अब वह डरावनी तेजी से हरकत में आया और एक ही क्रूर वार में उसने योद्धा को टुकड़ों में चीर दिया। उसके साथी अविश्वास में जड़ हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और सामने का भयानक दृश्य देखकर वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। इस सदमे में उन्हें यह तक पता नहीं चला कि दानव अगला हमला करने की तैयारी कर चुका है। ठीक उसी समय एक योद्धा ने अपने साथियों को धक्का देकर रास्ते से हटाया ताकि वे उस जीव के हमले से बच सकें। लेकिन हमला सीधे उसी पर आ गिरा। एक पल में ही दानव का विशाल पंजा उसकी छाती को आर पार चीर गया। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मरता हुआ योद्धा अपने साथी की तरफ मुड़ा और धीमे से उससे भागकर जिंदा रहने की गुहार लगाई। अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। बाकी बचा योद्धा वहीं खड़ा कांप रहा था। वह सीलना की ओर मुड़ा और घबराकर पूछा कि क्या वह अभी भी खड़ी हो सकती है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और घबराहट उस पर हावी हो गई। वह बार बार चिल्लाकर उसे जगने और उठ खड़े होने की विनती करने लगा। आखिरकार सीलना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसने अपने साथी की तरफ दृढ़ नजरों से देखा। उसकी उस नजर से हिम्मत पाकर योद्धा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दानव की ओर दौड़ पड़ा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। उसी पल सीलना ने खुद को मजबूर करके अपनी तकनीक का दूसरा रूप सक्रिय किया, एक गुप्त पिल क्षमता जो ताकत को 6 गुना तक बढ़ा सकती थी। लगभग तुरंत ही युवा योद्धा के शरीर के चारों ओर चमकती हुई आभा फैल गई, जो उसके जादू से मिली शक्तिशाली ऊर्जा से भरी हुई थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि सीलना अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से बस इतना ही कर सकती थी। जैसे ही जादू पूरा हुआ, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ताकत बढ़ने के बाद भी योद्धा दानव के सामने कमजोर था, और दानव ने अपने पंजे से उसे जमीन पर पटककर अपने नुकीले पंजों से दबोच लिया। अपने शरीर की आखिरी ताकत से योद्धा ने एक आखिरी मंत्र चलाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह दानव को अपने साथ खत्म कर देगा। उसने एक निषिद्ध दंड मंत्र सक्रिय किया। उसकी आंखें चमकते लाल रंग से जल उठीं और उसके शरीर से शक्तिशाली दिव्य आभा फूट पड़ी। अगले ही पल सीवर की सुरंगों में जोरदार धमाका गूंज उठा और दानव दर्द से चीख उठा। लेकिन वह बेताब हमला भी काफी नहीं था। जब धुआं छंटा तो दानव धीरे धीरे बाहर निकल आया, अब भी जिंदा। घायल और खून से लथपथ वह जीव लड़खड़ाते हुए सीवर के बाहर की ओर बढ़ा, पीछे गहरे खून की लंबी लकीर छोड़ता हुआ। इसी बीच कहानी फिर मानसिक अस्पताल के मैदान में लौटती है। लेवी और जास्पर घास पर बैठे थे, जहां सुनहरे बालों वाला लेवी चींटियां गिन रहा था और जास्पर पास ही शांत होकर ध्यान कर रहा था। उसी समय सिस्टम ने अचानक लेवी को बताया कि उसने अपनी ऊर्जा साधना तकनीक में सफलतापूर्वक मानव स्तर को पार कर लिया है। उसने फाउंडेशन स्टेज बना लिया था। अब उसके आसपास की ऊर्जा खुद ब खुद उसके शरीर में बहने लगेगी और लगातार उसे मजबूत बनाती रहेगी। जब जास्पर मुड़कर लेवी को गर्व से वह चींटी दिखाने लगा जिसे वह देख रहा था, तभी उसने लेवी के चारों ओर धीरे धीरे घूमती एक अजीब नीली आभा देखी,
पहले तो जास्पर को लगा कि लेवी गंभीर रूप से बीमार है। उसी समय सिस्टम ने लेवी को चेतावनी दी कि प्राचीन साधना तकनीक खतरनाक चरण पर पहुंच गई है और उसके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो गई है। इसे एक बड़ा मौका समझकर उत्साहित जास्पर ने तुरंत अपनी एक एक्यूपंक्चर सुई निकाली और लेवी के माथे के ठीक बीच में चुभो दी। वह गर्व से इसे मिल्की वे रोटेशन टेक्निक कहने लगा और जैसे कोई रहस्यमय चिकित्सा अनुष्ठान कर रहा हो वैसे लेवी के सिर के चारों ओर और सुइयां लगाने लगा। लेवी दर्द सहने की कोशिश करता रहा और उस तेज एहसास से उसका चेहरा लाल पड़ गया। अचानक उसे जोर से छींक आई और सारी सुइयां एक साथ उसके सिर से बाहर उछल गईं। सिस्टम ने शांत स्वर में घोषणा की कि होस्ट की आंतरिक दुनिया सफलतापूर्वक खुल गई है, अतिरिक्त ऊर्जा स्थिर हो गई है और शरीर के फटने का खतरा अब खत्म हो चुका है। लेवी ने जास्पर की ओर मुड़कर कहा कि उसने फिर से अपने सिर में वह रहस्यमय आवाज सुनी है। यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन वह शुक्रगुजार था कि जास्पर ने उसकी मदद की। जास्पर तुरंत उत्साह से चमकती आंखों के साथ उसके पास आ गया और बेसब्री से पूछा कि क्या उसकी मिल्की वे रोटेशन टेक्निक सच में काम कर गई। लेवी मुस्कुराया और ईमानदारी से मान लिया कि यह सच में काफी शानदार और काम की तकनीक है। लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि एक छोटी सी समस्या है, उसे अचानक बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर लेवी ने आराम से एक चींटी उठाई और उसे जास्पर को नाश्ते के तौर पर पेश कर दिया। उसने समझाया कि उसने कभी सुना था कि अगर खाकर देखें तो चींटियां असल में काफी स्वादिष्ट होती हैं। लेवी ने मुंह खोला और चींटी खाने ही वाला था कि तभी एक नर्स बालकनी पर आई और जोर से घोषणा की कि लंच तैयार है और मरीजों को डाइनिंग हॉल में आना चाहिए। यह सुनते ही जास्पर ने जल्दी से चींटी को वापस घास में फेंक दिया और लेवी के साथ क्लिनिक की इमारत की ओर चल पड़ा। डाइनिंग हॉल के अंदर बाकी मरीज लेवी को पूरी उलझन के साथ देख रहे थे, क्योंकि वह लगभग अंधीन भूख के साथ खाना निगलता जा रहा था। उसके पास पहले ही कई खाली ट्रे ढेर हो चुकी थीं, जो दिखा रही थीं कि उसने इतने कम समय में कितना खाना खा लिया था। जल्द ही एक नर्स मेज के पास आई और शिकायत करने लगी कि कमरे 66 का मरीज बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। उसने तो मैनेजर को भी बुला लिया, क्योंकि लेवी जिस ट्रे से खा रहा था उसे छोड़ने से मना कर रहा था। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि शायद लेवी को किसी तरह की खाने से जुड़ी बीमारी है। उधर लेवी ने खाली ट्रे की तरफ देखा और महसूस किया कि वह सब कुछ फिर से खत्म कर चुका है। बिना सोचे उसने एक कांटा उठाया और उसे चबाने लगा। तभी सिस्टम ने शांत स्वर में बताया कि उसकी आंतरिक दुनिया खुलने का एक साइड इफेक्ट है। अब उसका शरीर लगातार भूख महसूस करेगा जब तक वह मजबूत ऊर्जा से भरी चीजें नहीं खाएगा। इसी बीच विशेष बलों के सदस्य उस युद्धस्थल पर पहुंच गए जहां दानवी कुत्ते ने योद्धाओं से लड़ाई की थी और वे वहां का रिकॉर्ड तैयार करने लगे। वन-आइड कमांडर पास ही खड़ा था और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। तबाह हो चुके युद्धस्थल और बिखरी हुई लाशों को देखकर उसने धीरे से गाली बड़बड़ाई। मरे हुए योद्धा चारों महान अकादमियों के शीर्ष स्नातक थे और हर एक दूसरा रैंक का फाइटर था। 4 लोगों ने मिलकर एक ही दानव का सामना किया था, फिर भी चारों मारे गए। उसने बताया कि एक रिसर्च टीम पहले ही लड़ाई को दोबारा समझने के लिए पहुंच चुकी है। सबूतों से लगता है कि एक ही दूसरे रैंक का दानवी कुत्ता पूरे दल को हरा गया। वन-आई ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और जूते से कुचल दी। निशानों से लगता था कि घायल दानव सीवर के अंदर और गहराई में भाग गया है। उसने बाकी लोगों को चेतावनी दी कि सीवर की सुरंगें यहां से ज्यादा दूर नहीं हैं, यानी वह जीव अभी भी आसपास हो सकता है।
उसने एक अधिकारी को आदेश दिया कि सूचना विभाग को बताया जाए कि अब सभी दानवों के खतरे का स्तर एक रैंक बढ़ा दिया जाए। एक और अधिकारी ने कहा कि मारे गए योद्धाओं के परिवारों को पहले ही सूचना दे दी गई है और वे बार बार फोन करके स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। वनाई ने निर्देश दिया कि मृतकों के अवशेष और उनकी निजी चीजें इकट्ठी करके सम्मानपूर्वक उनके परिवारों को लौटा दी जाएं। बाहर निकलते हुए उसने धीरे से कहा कि बहादुरी के बावजूद वे योद्धा बेहद लापरवाह भी थे। उसने ठंडे स्वर में जोड़ा कि यह खास टिप्पणी किसी भी हालत में परिवारों को नहीं बताई जानी चाहिए। उधर मानसिक अस्पताल में निदेशक बेहद गुस्से में था। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि अगर हत्याओं के पीछे वाला राक्षस कभी अस्पताल के पास दिखाई दे तो तुरंत विशेष यूनिट से संपर्क किया जाए। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ उसके ऑफिस में आया और बताया कि कमरे 666 वाले मरीज ने फिर से किचन स्टाफ को डरा दिया है। निदेशक थकी हुई हंसी हंसकर बोला, इस बार लेवी ने क्या कर दिया? पता चला कि पहले डॉक्टरों ने तय किया था कि लेवी अब बिना निगरानी के खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसकी हालत और खराब होती दिख रही थी। उधर बाकी मरीज चुपचाप सोच रहे थे कि आखिर लेवी को इतना सारा खाना खाने के बाद भी पैसे क्यों नहीं देने पड़ते। पैरामेडिक्स जब लेवी को ले जाने वाले थे उससे पहले उसने हल्का सा सिर घुमाकर जैस्पर की तरफ देखा और उसे जल्दी से आंख मारी। उस छोटे से इशारे से जैस्पर तुरंत समझ गया कि लेवी चुपचाप उससे मदद मांग रहा है। लेवी का सबसे करीबी दोस्त होने की वजह से जैस्पर को किसी सफाई की जरूरत ही नहीं थी। उसे पहले से ही पता था कि लेवी उससे क्या करने की उम्मीद कर रहा है। बिना कुछ कहे जैस्पर शांत होकर पास की एक मेज के पास गया और वहां बैठ गया। सामने देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा गंभीर और डरावना भाव था। अचानक उसने जोर जोर से अपना सिर बार बार मेज पर मारना शुरू कर दिया, जिससे जोरदार आवाज हुई और तुरंत सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। कुछ मरीज हंसने लगे, उन्हें लगा जैसे ये कोई अजीब सा प्रदर्शन हो। वहीं नर्स और स्टाफ पूरी तरह उलझन में पड़ गए कि ऐसी हरकत पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उस अफरातफरी में स्टाफ को एक पल के लिए लेवी की पकड़ ढीली करनी पड़ी। लेवी ने तुरंत मौका पकड़ा और डाइनिंग हॉल से निकलकर फुर्ती से भाग गया। भागते हुए लेवी ने जैस्पर की तरफ अंगूठा दिखाया, जैसे चुपचाप उसकी शानदार चाल की तारीफ कर रहा हो। थोड़ी ही देर बाद लेवी चुपचाप अस्पताल की रसोई की तरफ पहुंच गया, जहां कुछ महिला कुक काम कर रही थीं। वह अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ और धीमी, डरावनी आवाज में बस इतना बोला कि उसे भूख लगी है। महिलाएं डरकर पलटीं और जैसे ही उन्होंने उसे वहां खड़ा देखा उनके चेहरों पर तुरंत खौफ छा गया। अस्पताल में लेवी की बदनाम छवि की वजह से उन्होंने उसकी बात गलत समझ ली और सोच लिया कि वह इंसानों को खाने की बात कर रहा है। लेकिन सच में लेवी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। वह सच में सिर्फ खाना चाहता था। बाद में जब डायरेक्टर ने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने तो रसोई के स्टाफ को डर के मुआवजे के तौर पर बोनस देने का सुझाव भी दे दिया। शांत होने के बाद डायरेक्टर ने एक कर्मचारी से पूछा कि आखिर लेवी को अचानक इतनी भयानक भूख क्यों लगी। कर्मचारी ने बताया कि लेवी का थोड़ी देर पहले मेडिकल चेकअप हुआ था। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और कहा कि जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो मैनेजर को तुरंत उनके ऑफिस भेज दिया जाए। इसी बीच अस्पताल के बाहर सीवर के ढक्कन के पास कुछ अजीब हो रहा था। एक पंजे वाला हाथ धीरे धीरे उस खुले हिस्से से बाहर निकला। वह एक राक्षस का था जो सीवर की सुरंगों से रेंगकर ऊपर आया था, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ आसपास कोई योद्धा नहीं है। वह पूरी तरह बाहर निकला और उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह घायल है। उसे आराम करने और घाव भरने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी
और यह जगह बिल्कुल सही लग रही थी। चारों तरफ देखते हुए उस राक्षस की नजर पास के मानसिक अस्पताल पर पड़ी और उसने सोचा कि छिपने के लिए यह सबसे सही जगह होगी। उसे समझ आ गया कि जल्दी ठीक होने के लिए उसे खाना चाहिए, और उसे यकीन था कि अंदर के इंसान अनजाने में उसे वही दे देंगे। लेकिन उनका भरोसा जीतने के लिए उसे अपना रूप बदलना पड़ेगा। अगले ही पल वह दानव एक छोटे से घायल पिल्ले में बदल गया। उसने सुना था कि इंसानों को प्यारे जानवर बहुत पसंद होते हैं और घायल कुत्ते की मदद करने से वे खुद को रोक नहीं पाते। अपने भेष से संतुष्ट होकर वह धीरे धीरे अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ा, अंदर के मूर्ख इंसानों को धोखा देने के लिए तैयार। उधर कमरे के अंदर लेवी और जैस्पर लेवी की टूटी हुई घड़ी के बारे में बात कर रहे थे। घड़ी को फिर से ठीक करवाने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस दोनों के पास पैसे नहीं थे। जैस्पर मजाक में बोला कि किसी का अपहरण करना शायद पैसे कमाने का आसान तरीका हो सकता है। उसने कहा कि क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वह नकली अपहरण का नाटक कर सकता है ताकि वह चोरी छिपे उसकी घड़ी ठीक करवाकर बाद में वापस आ जाए। लेवी ने तुरंत उसे ठीक किया और याद दिलाया कि जिस लड़की की वह बात कर रहा था वह सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। उसी समय खिड़की पर हल्की सी ठक ठक की आवाज हुई और दोनों लड़के उस तरफ देखने लगे। लेवी थोड़ा पास झुका और उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक छोटा सा पिल्ला खड़ा है। वह दानवी कुत्ता जानबूझकर सबसे प्यारा रूप लेकर आया था ताकि इंसानों को उस पर तरस आए और वे उसे खाना खिलाने लगें। जैस्पर ने कांच के पास चेहरा लाकर कहा कि यह पिल्ला तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। छोटा कुत्ता अपना शरीर ऊपर खींचकर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो जमीन से मुश्किल से ही पहुंच रही थी। जैस्पर ने कहा कि उन्हें इस घायल पिल्ले का इलाज करना चाहिए। फिर उसने और लेवी ने मिलकर खिड़की खोली और छोटे कुत्ते को कमरे में अंदर ले आए। लेवी ने कहा कि जैस्पर अपनी एक्यूपंक्चर की कला से पिल्ले की मदद कर सकता है। भेष बदले दानव को यह सुनकर हैरानी हुई कि आज भी कोई एक्यूपंक्चर करता है। पिल्ले ने मुंह फेर लिया, सोचते हुए कि ये मूर्ख इंसान जल्द ही उसका आसान शिकार बन जाएंगे। लेकिन जैस्पर तब तक अपनी सुई निकाल चुका था। दानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही जैस्पर ने आत्मविश्वास से सुई सीधा उसके माथे में घोंप दी। दानवी कुत्ता दर्द से कांप उठा, लेकिन जैस्पर खुश होकर सोच रहा था कि इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। हंसते हुए जैस्पर बोला कि उसकी कला की वजह से यह कुत्ता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुत्ते का चेहरा खामोश डर से मरोड़ गया। वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन समय रहते हिल भी नहीं पाया। जल्द ही उस बेचारे के शरीर पर लगभग हर जगह एक्यूपंक्चर की सुइयां लग चुकी थीं और उसे लग रहा था जैसे वह अभी मर जाएगा। उसी समय जैस्पर ने लेवी के पेट की जोरदार गुड़गुड़ाहट सुनी और समझ गया कि उसका दोस्त फिर से भूखा है। लेवी ने सिर हिलाकर माना कि उसे पूरे दिन से भूख लग रही थी। अचानक लेवी के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि एक हाई एनर्जी भोजन स्रोत मिल गया है। सिस्टम के अनुसार वह भोजन स्रोत ठीक उसके सामने मौजूद था। जब लेवी ने पिल्ले की तरफ देखा तो सिस्टम ने बताया कि उस जीव में सेकंड रैंक ऊर्जा है और जहरीला होने के बावजूद तकनीकी रूप से उसे खाया जा सकता है।